सिक्योरिटी का विद एमसीक्यूज़ वीडियो बन गया है। टेलीग्राम चैनल से आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं एमसीक्यूज़ की। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी गाइस बनी हुई है 2 ईयर्स की। आपने करंट अफेयर्स को दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम इन्वायरमेंट सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 2024 की साल की हर साल ना एक ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट निकलती है। इसको कौन निकालता है, इस बार इसकी रिपोर्ट में क्या क्या आया, क्या ग्राउंड वाटर की इस समय कंडीशन है, वो सारे हालातों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो रिलीज़ किया उन्होंने एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री फॉर द ईयर 2024। किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, पूरी ही कंट्री के लिए ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट को निकाला गया है। ठीक है। ग्लोबल यूज़ देखो, फ्रेश वाटर का अगर आपको इन्हांस करना है तो आपको फॉर द पास्ट 100 ईयर 6 फोल्ड इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ग्लोबल यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर हैज़ इंक्रीज्ड 6 फोल्ड ओवर द पास्ट 100 ईयर्स विद द ग्रोथ रेट 1% पर ईयर। ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, ऐसा 1980 का डेटा जो था ऐसा बताया जा रहा है। 2021 की रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि 1980 से वैसा लग रहा है कि हर बार 1% जो है वो आपका ग्राउंड वाटर जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो बेसिकली नॉट ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर का एनहांसमेंट हो रहा है। अब हम समझते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये असेसमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर कौन है। तो इसको असेस करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नाम है इसका। ठीक है। ये कंडक्ट कौन करता है इस पूरे असेसमेंट को? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है। एसओपी अडेप्शन की बात करें तो एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एक यूनिफॉर्म रिलायबल ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर किया जाने के लिए एसओपी स्टैंडर्ड को एडॉप्शन में लेकर आया जाता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि कितना रिलायबल ग्राउंड वाटर की क्वालिटी का क्या हालात है। रेलेवेंस की बात करें तो ये एक बहुत ही क्रुशियल रेफरेंस मिलता है। पॉलिसी मेकर हैं, रिसर्चर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे ही ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना, उनका रेलेवेंस यहाँ ही से पता चल रहा है कि जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, रिसर्चर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सारे के सारे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और यहाँ पर सभी का रेलेवेंस है क्योंकि ये सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो यही बात हम समझते हैं कि भारत के अंदर इंडिया के ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहली जो बॉडी है वो है CGWB, यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। एक है सेंट्रल वाटर कमीशन, एक है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये काम करती है। ये एक्सप्लोर करती है, मॉनिटर करती है ग्राउंड वाटर को। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अंदर ये आती है और जैसे आपने इसका देखा होगा, भुजल भवन फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर्स है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी का। तो यानी पानी को मैनेज करना, पानी को डेवलप करना, ग्राउंड वाटर को, इसका काम होता है करवाना। ठीक है। ध्यान रखना, CGWB किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है। अगर हम वही बात सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए देखें तो ये की टेक्निकल बॉडी है फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत सारे काम करती है, फ्लड के कंट्रोल को लेके, इरिगेशन को लेके, ड्रिंकिंग वाटर को लेके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके सारा काम करती है। 3 विंग्स हैं इसमें, जैसे डिज़ाइन एंड रिसर्च है, रिवर मैनेजमेंट है, वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट है। ये सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए भी काम कर रही है। अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट करती है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 को। पानी को रिस्टोर करना हो, पानी की क्वालिटी को मेंटेन करना हो तो भी CPCB इसके अंडर काम करती है। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है पोल्यूशन के प्रिवेंशन को लेके, पोल्यूशन को कंट्रोल करने से लेके, पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहा है। आपको पता ही चला होगा, जब भी चल रहा था ना महाकुंभ का मेला, तो भी CPCB की एक रिपोर्ट आई थी गंगा वाटर को लेके। तो ये काम करता ही है। लाइक एयर क्वालिटी के बारे में बात हो, वाटर क्वालिटी के बारे में, तो CPCB वहाँ अपनी कड़ी नज़रें रखता है। अब हम समझते हैं कि ना जो रिपोर्ट में क्या निकल कर आया, भारत के अंदर ग्राउंड वाटर क्वालिटी का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले बताया गया कि ग्राउंड वाटर के यूसेज पे बात करें तो भारत ऐसा पहला मुल्क है, लार्जेस्ट यूज़र है बेसिकली, नॉट पहला, लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर का। और हमारे पास लार्जेस्ट एरिया भी है अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। आप समझो हमारा 87% हमारा एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है
और 11% हम डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब ये डेटा आपको ज़रूर लिख कर आना है कि अगर बात करें हम ग्राउंड वाटर के बारे में, तो 87% जो हमारा ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं और 11% हम डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए करते हैं। अगर इसका टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन हैज़ डिक्लाइन भी हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हालात ख़राब है। अगर आप 2017 का असेसमेंट और 2024 का असेसमेंट देखते हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है ना वो इंक्रीज़ हुआ है और इसका एक्सट्रैक्शन जो है पहले से 3 BCM कम हुआ है। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन की कैटेगरी में जो सेफ़ है, यानी कि जो आपका कहा जाता है कि जिनका 70% से कम तक का एक्सट्रैक्शन है, वो स्टेट्स कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। सेमी क्रिटिकल स्टेज में जो 70 से 90% पानी को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर से, जो सेमी क्रिटिकल में है, वो है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, चंडीगढ़। क्रिटिकल जो है इसमें बोला जा रहा है कोई भी क्रिटिकल नहीं है, 90 से 100% नहीं है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेड वाले स्टेट ज़रूर लिखे हुए हैं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादर एंड नागर हवेली में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। समझ में आ गया? कैटेगरी समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं थोड़ा सा ना केमिकल कॉम्पोजिशन समझो आप। कैटॉइन क्या होते हैं ग्राउंड वाटर वगैरह के अंदर? कैल्शियम डोमिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद ना ग्राउंड वाटर के अंदर सोडियम और पोटेशियम भी होता है। ये इसने यूनिट बनाई हुई है, सेमी क्रिटिकल, सेफ, किस तरह का पानी दिखता है, ये सब बताया हुआ है ना। ग्राउंड वाटर असेसमेंट यूनिट है ये। और लेकिन के अलग अलग कलर्स भी इसने कर दिए हैं। पहले देखो एकदम अच्छा सा ब्लू है, स्काई ब्लू, फिर उसके बाद कलर चेंज होते होते ग्रे ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है केटॉइन में अगर आप देखो तो यहाँ पर ना कैल्शियम डोमिनेट करता है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम होता है। एनॉइन की बात करें तो बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट प्रिवेलेंट है। उसके बाद क्लोराइड एंड सल्फेट है। राजस्थान एंड गुजरात ने सबसे ज़्यादा हाई क्लोराइड को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है नेचुरली। ड्यू टू नेचुरल NaCl फॉर्मेशन नमक बन जाता है। ओवरऑल टाइप देखें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। ओवर एक्सट्रैक्शन रिपीटेड, आप जब वेटिंग ड्राइंग साइकिल को इंक्रीज़ करते हो तो उससे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ग्राउंड वाटर में सैलिनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है, इसीलिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रैक्शन से बचना चाहिए ग्राउंड वाटर को। रिपोर्ट में ये भी आया कि एग्रीकल्चर की सूटेबिलिटी के लिए, जैसे हमने कहा कि 81% जो ग्राउंड वाटर सैंपल्स हैं वो इरिगेशन के लिए सेफ़ हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट जिनका बहुत हाई है, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट लेवल जिनका बहुत हाई है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो 100% सैंपल्स बहुत एक्सीलेंट हैं इरिगेशन के पर्पज़ से अगर हम देखते हैं। रीजनल वेरिएशन की बात करें तो जो साफ़ पानी यानी 100% जो सैंपल्स हैं वो BIS स्टैंडर्ड का भी बहुत अच्छा मेट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर में कह रहा है कि बहुत अच्छा पानी होता है, क्लीन वाटर होता है। उसी जगह अगर आप देखो राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलावटी पानी है। सैलिनिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बारमार और जोधपुर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नमक मिलता है। तो सीजनल ट्रेंड यहाँ बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, या जो फ्लोराइड लेवल है, वो मॉनसून रिचार्ज की पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आता है, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो कह रहे हैं भारत में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पानी कंटेमिनेंट होता है, मिलावट भी हो जाता है, अच्छा नहीं रहता, साफ़ नहीं रहता। तो कह रहा है उसका सबसे बड़ा कारण होता है नाइट्रेट का। अगर ये अपनी 40% लिमिट को एक्सीड कर देता है तो ये एक्सेसिव, क्योंकि इसका कारण भी है क्यों ये नाइट्रेट बढ़ जाता है। नाइट्रेट बढ़ जाता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मिट्टी में आप वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जब आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो खाद में, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लेवल बढ़ जाता है। कह रहा है ऐसे अफेक्टेड स्टेट कौन से हैं? कह रहा है राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर ऐसा बहुत देखने को मिलता है। कह रहा अगर फ्लोराइड भी ना अलार्मिंग लेवल पर चला जाए तो वो भी एक कॉन्टेमिनेंट करता है, पानी को ख़राब करता है, ग्राउंड वाटर को। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? तो राजस्थान कह रहा है, हरियाणा कह रहा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये वाले हैं। आर्सेनिक लेवल बढ़ जाए, यूरेनियम बढ़ जाए या सैलिनिटी बढ़ जाए, इन सभी के कारणों से आपको मिलेगा कि ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कॉन्टेमिनेंट होता है। तो ध्यान रखना कौन कौन सा है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है और सैलिनिटी, इन सभी की वजह से ग्राउंड वाटर हमारा ख़राब होता है। अभी कह रहे हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है। तो सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन,
यानी जब ना हम ना अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे हैवी मेटल है, केमिकल है, सॉल्वेंट है, अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को अनट्रीटेड रखते हैं, है ना, तो भी आप समझ लेना ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होगा। इसीलिए कहा जाता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बचना है। दूसरा कारण होता है कि हम ना एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ना हम इरिगेशन जो है वो एक्यूफर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर पे असर पड़ता है। फिर यहाँ कह रहा है अर्बनाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी, वेस्ट का मिसमैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर में कॉन्टेमिनेंट होता है। सीवेज का कोई लीक हो गया, कोई इंडस्ट्रियल एफिलेंट हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पानी को ख़राब करते हैं। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, हमारा रेनफॉल पैटर्न बहुत ऑल्टर है, हमारा वर्सनिंग कंडीशन पर है, वाटर की क्वालिटी ओवर यूज़ हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजमेंट गैप्स की बात करें तो मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, आउटडेटेड लॉज हैं, जिसकी वजह से हमारे पॉलिसीज़ फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं, डेटा हमारा बहुत ख़राब है, अनक्लियर एक्यूफर बाउंड्रीज़ हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो कह रहा है ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएँ ताकि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो पाए। तो उसके लिए ना भारत ने, हमारी सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई। 7 स्टेट और वैसे बहुत से ऐसे स्टेट्स के अंदर जहाँ पर बिल्कुल ही पानी का ध्वस्त हालत है, वाटर स्ट्रेस स्टेज इन्हें कहते हैं, वहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बोला कि डिमांड साइड इंटरवेंशन सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट चलाया जाए। कैच द रेन एक फ्रेज़ आपने सुना होगा, वो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए चलाया जा रहा है कि जिसमें ना वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है। ऐसे ही मिशन अमृत सरोवर है, भू नीर पोर्टल है, ऐसे कई तरह के ना प्रोग्राम ये चलाए जा रहे हैं जो आपको पेपर में लिखने को पढ़ सकते हैं, चाहे वो मेंस के आंसर राइटिंग में लिखना हो या डायरेक्टली अगर प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए भारत में ऐसा क्या क्या चलाया गया है प्रोग्राम, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि वे फॉरवर्ड में भी मैं आपको बता दूं ग्राउंड वाटर को कैसे मैनेज करना है। कह रहा है इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ना ये जो CWC और CGWD है, WBA, इसको इंटीग्रेट करते हैं। मीर शाह कमेटी ने ही कहा था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करो, एक नेशनल वाटर कमीशन बनाने की ज़रूरत है कि सब मर्ज कर दो आप, जो भी सेंट्रल वाटर कमीशन है ना, या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, इन दोनों को मर्ज कर दो। मीर शाह कमेटी नहीं, ये मीर शाह कमेटी याद रखना आप। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये है कि मीर शाह कमेटी आई कब थी, कब रिकमेंडेशन दी थी, कौन से ईयर में, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लीगल रिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पर यह है कि बोला जा रहा है कि ना लीगल रिफॉर्म भी करनी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, ग्राउंड वाटर के राइट्स फ्रॉम लैंड ओनरशिप से ना सेपरेट करना ज़रूरी है, और ऐसा लोकल बॉडीज़ भी करें, ये भी आपको इंश्योर करना है। आप सबसे पहले जो भी लैंड मान लो कोई व्यक्ति खरीद रहा है ना, उसको साफ तरीके से बता दो, देख जी तेरा ग्राउंड वाटर राइट्स सेपरेट हैं, अलग हैं, वो ज़रूरी है करना। फॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, लीगल एक्सेस ताकि उनको मिल पाए, फार्मर्स के लिए, और सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस तो हमारी बहुत ही ज़रूरत है। मिशन लाइफ आपको याद है ना, मोदी जी लेकर आए हैं, कि इसीलिए लेकर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ताकि हम ना एक ऐसी लाइफ जिए जो हमारी सस्टेनेबल लाइफ रहे ज़िंदगी में। वाटर एफिशिएंट वाला एग्रीकल्चर करें हम, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन, इसीलिए मिलेट ईयर 2023 हमने मनाया था, याद करो, ड्रिप इरीगेशन, जीरो टिलेज हो। फिर रेन वाटर की हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। राजस्थान में जोहड़ एक्यूफर रिचार्ज है, रिटेंशन सिस्टम है, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है, या रिचार्ज टेक्निक को हम यूज़ करें ताकि सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन वगैरह प्रिवेंट हो सके। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने की ज़रूरत है, पार्क बनाएं, ट्रीज बनाएं हम। और उसके बाद कम्युनिटी को लाना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करें हम लोकल प्रोग्राम, जैसे तेलंगाना का मिशन काकातिया है, ताकि बेटर कंजर्वेशन हो पाए। और मिशन काकातिया क्या कह रहा है, माइनर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कम्युनिटी बेस्ड इरिगेशन मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है, रिस्टोर करने की कोशिश करनी है टेंस एंड ऑल। तो याद रखना मिशन काकातिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एम्पावर करेगा, क्या करेगा, एम्पावर कम्युनिटी को एम्पावर करता है। कहाँ का लोकल प्रोग्राम है ये, तेलंगाना का, याद रखना। ऐसे ही हमें ना बाकी पूरे कंट्री के स्टेट्स के अंदर भी ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो डेवलप करते हैं हम, या इरिगेशन मैनेजमेंट की बात आ रही है, इसको हमें ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि अभी 150 साल हो गए हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बने हुए। कितने साल हो गए हैं, 150 ईयर्स। तो मेकिंग 150 ईयर्स, मार्किंग 150 ईयर्स ऑफ IMD, प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन मौसम करके एक लॉन्च कराया। अब मिशन मौसम क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, IMD कैसे इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रहा पूरा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने आज जा रहे हैं।
मिशन मौसम, ध्यान रखना गर्ल्स एंड गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात, भारत का ये वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट, हम तो नेशन बनना ही चाहते हैं ना भाई। इम्पैक्ट हमारा क्लाइमेट चेंज का पड़े उससे पहले ही हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को नाप के लोगों तक पहुंचा दें और उस हिसाब से हमारी सरकार पॉलिसीज़ भी बनाए। तो जो फेज़ 1 है मिशन मौसम का 2024-26 में इम्प्लीमेंट की बात है। फेज़ 2 इसका 2026 से लेकर 31 तक इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। आईएमडी यानी उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपका ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल जो पुणे है, या नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा है, ये सभी मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट करने जाने वाली हैं। टारगेट बेनिफिशरीज की बात करें तो चाहे जनरल पब्लिक हो, न्यूमरस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, डिफेंस हो, वाटर रिसोर्स हो, ये सभी के सभी बेनिफिशरीज इसके अंडर आते हैं। इनका काम है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज वाटर फॉरकास्ट की एक्यूरेसी को बढ़ाना 5 से 10% तक। बात समझ में आ गई है। उसके बाद ये कह रहे हैं हम ना हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड पे चलते हैं। मेट्रोलॉजी इन इंडिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये बना, क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ, 1636 में हेल एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना एक ट्रीटी को पब्लिश करा। क्या नाम था? ऑन द इंडियन मानसून, जहाँ पे इन्होंने ना एट्रीब्यूट करा कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के बारे में इन्होंने देखा कि ना एक डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है एशियन लैंडमास और आपके इंडियन ओशन में। अब आपको देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल हीटिंग क्या होती है। तो डिफरेंशियल हीटिंग के बारे में हम समझने की आज कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी डिफरेंशियल हीटिंग क्या होती है। देखो, डिफरेंशियल हीटिंग नाम से ही जैसे समझ में आता है, अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग अर्थ के सरफेस में, क्योंकि जो सन की रेज हैं उस हिसाब से आ रही हैं, अर्थ के कर्वेचर पर आ रही हैं, तो लैंड और वाटर का दोनों में हीट में बहुत डिफरेंस होता है। देखो आपको पता ही है, अगर लैंड हीट अप होता है ना तो कूल भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन पानी गर्म होने में भी टाइम लगाता है और ठंडे होने में भी टाइम लगाता है। ठीक है ना। अब डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से मैंने आपको बताया कि सन की रे क्योंकि डिफरेंट एंगल्स में आती है, हिट करती है, इसका इफेक्ट हमारी विंड पे पड़ता है, स्टॉर्म्स पे पड़ता है, ओशन की सर्कुलेशन पे पड़ता है। दूसरा, क्लाइमेट पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है डिफरेंशियल हीटिंग का। अब यहाँ कह रहा है IMD 1875 में बनाया गया, हेडक्वार्टर्स इसके नई दिल्ली, इनिशियली इट वॉज कैलकाटा में था पहले। पहला जो डायरेक्टर जनरल है आपका, डायरेक्टर जनरल ऑब्जर्वेटरी है, वो सर जॉन आइलेट है, जिसको अपॉइंट किया गया 1889 में कैलकाटा हेडक्वार्टर्स में। अब इसका एवोल्यूशन अगर हम चेक करते हैं, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज इन इंडिया, उसको देखते हैं तो 1947 से 59 में यहाँ पर कमेंसमेंट हुआ था रडार एज एंड फ्लड मैनेजमेंट, ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉरकास्टिंग, फिर यहाँ ऑटोमेटिक कंजर्वेशन की बात, फिर यहाँ ग्लोबल सैटेलाइट एरा, इंडियन सैटेलाइट एरा, मॉडर्नाइजेशन, रैपिड यहाँ पर एडवांसमेंट की बात गई। तो बहुत ज़्यादा ना मेट्रोलॉजिकल सिस्टम हमारा इवॉल्व होकर आया है। याद रखना, अचानक से नहीं आया था, इवॉल्व होकर आया था। 1875 में आया था, पहले इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था, अब नई दिल्ली में है। सर जॉन आइलेट इसके बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे, उन्होंने इसको यहाँ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। तो अब क्या हुआ, 1947 के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस को दिया गया। पहली IMD ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैसेजेस स्विचिंग कंप्यूटर को लगाया गया था ताकि ग्लोबल डेटा एक्सचेंज हो पाए। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इलेक्ट्रॉनिक आपका कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में, तो IMD को सबसे पहले दिया गया था ताकि वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस को कर पाए। भारत ही ऐसा पहला डेवलपिंग कंट्री है वर्ल्ड में जिसके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ताकि हम कॉन्टीन्यूसली वेदर की मॉनिटरिंग को कर पाएँ। कोई साइक्लोन की वार्निंग देनी हो या कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास इस तरह की सैटेलाइट हो। तो भारत ऐसा पहला डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? देखो, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसमें ना इसके जो ऑर्बिट हैं अर्थ पे फिक्स पोजीशन पे जाते हैं अबव द इक्वेटर। ठीक है, स्टेशनरी दिखाई देंगे आपको स्काई में, ऑब्जर्वर इसको अर्थ पे बिल्कुल देख सकेगा। ये रोटेट आसपास ये कर रही है किसके? अर्थ के। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूस स्पेसिफिक रीजन को कवर करती है और टेलीविज़न या दूसरे टेलीकम्युनिकेशन फॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और बात करूँ तो वेदर फॉरकास्टिंग में, जैसे आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन जाननी हो, सोलर एक्टिविटी जाननी हो, तो वेदर फॉरकास्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा।
दूसरा ना, ये रिमोट सेंसिंग का भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। कौन करती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ गए? तो ये हमारे भारत में इनसेट नाम से पहले ही आ चुकी थी। इंटरनेशनल हेल्प भी करने का मौका मिलेगा आपको। प्रोवाइड साइक्लोन फॉर फॉरकास्ट या वार्निंग सर्विसेज। तो 13 नॉर्थ इंडियन ओशन कंट्रीज़ को भी इसने फॉरकास्ट दिया। सार्क नेशंस को बड़ा फ़ायदा होता था हमारी आईएमडी की वजह से। अब अगर हम मेजर अचीवमेंट्स की बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो वो देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी बात आईएमडी की ये है कि हमें ये एक्यूरेट वेदर ऑब्जर्वेशन दे देता है। देखो, हमें पता चल जाता है ना कब बारिश हो रही है, तो उसी हिसाब से फिर हम प्लानिंग करते हैं। कब ज़्यादा सन हीटिंग होएगी, फिर हम उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो फ्रॉम मैनुअल ऑब्जर्वेशन टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम भी आया, वेदर स्टेशंस में आया, रिलायबल और ज़्यादा डेटा हमारा होता गया। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस बहुत बढ़ गए, हमारे वेदर स्टेशंस को बहुत बढ़ाया गया। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस बहुत आसान हो गई। हमें 7 दिनों का डेटा पता लगा, फिर उसके बाद 15 दिन का, फिर 1 महीने, फिर पूरे सीज़न का हमें मौसम का पता चलने लगा। फिर ये क्या करता है, मानसून की भी प्रेडिक्शन बड़े कर देता है। सीजनल रेनफॉल पैटर्न सबसे पहले बता के हमें बता देता है। फिर डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर कराना हो, कोई अगर पता चल रहा हो कि साइक्लोन वार्निंग आ रही है, तो इनसेट 3D के तहत हमें पता चल जाता है। आप सोचो ना, हमने 2014 में एडवांस इन्फॉर्मेशन से डिज़ास्टर्स को कितना रोका है। फिर ये टेलीकम्युनिकेशन को बहुत बूस्ट करता है। भाई, आपको कंप्यूटर को स्विच करना हो, फिर दिल्ली बिकम द रीजनल टेलीकम्युनिकेशन हब बन गया था, आप सोचिए। फिर एविएशन को सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, एनर्जी सेक्टर को बहुत हेल्प करता है ये। ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशंस को बहुत मदद करता है। तो मेट्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इनलैंड वाटर एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट को बहुत मदद करता है। फ्लड मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, इसको सेटअप किया गया 15 लोकेशंस में। ये वैल्यूबल मेट्रोलॉजिकल सपोर्ट देता है और ये बहुत ही बड़ा, आप समझ लो, प्रिडिक्ट करने में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मुंबई से लेकर नॉर्थ कोंकण एरियाज़ में ये बड़े आराम से सारा बता देता है। कैजुअलिटीज़ को भी अवॉइड करने के लिए बहुत सही है आईएमडी। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे ना चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ आईएमडी। आईएमडी के पास सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। एक बहुत बड़ा कारण है, आपको पता ही नहीं है। वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी बीच में प्रेडिक्शंस दिल्ली के अंदर हो रही थी कि बहुत गर्मी पड़ जाएगी, अचानक से मौसम में चेंज आया, क्योंकि पता चल रहा है उत्तराखंड वगैरह में प्लान से खूब स्नोफॉल वगैरह जेएंडके वगैरह में हो रही है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल है कभी कभी, और आपको इतना जल्दी ऑब्जर्वेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पर भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद आप देखो ना, इनका जो ग्रिड है, मींस ईच सेल कवर्स ओनली 144 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये हैम्पर करता है एक्यूरेसी ऑफ लोकलाइज वेदर प्रोडिक्शंस को। हेल स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल नहीं पता चल पाता हमें 2 से 3 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ बहुत छोटे छोटे इलाके हैं। अर्ली वार्निंग इन केस ऑफ डिजास्टर की जहाँ बात है, तो यहाँ पर ना थंडर स्टॉर्म मान लो हमें पहचानना है, इनकी इंटेंसिटी को हमें पता लगाना है, तो उसकी एक्यूरेसी को जानने के लिए कुछ गैप निकल कर आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया कि हीट वेव्स होंगी 97 से 99%, एक्यूरेसी 24 घंटे इन एडवांस में बता दिया, बट इट्स एक्यूरेसी फॉर हैवी रेनफॉल इवेंट्स इन अंडर 80%। एक गैप है ना कि आपने हीट वेव बता दी बट हैवी रेनफॉल नहीं बता पा रहे आप, ये भी एक बात है। वेदर डेटा लिमिटेड रीजन्स है बहुत ज़्यादा। इंडिया के पास 56 रेडियो सोनेट और रेडियो विंड ऑब्जर्वेशन स्टेटस हैं। फिर उसके बाद अनप्रिडिक्टेबिलिटी है मानसून को लेकर, एंड मोर वेदर सिस्टम्स इन द मिड लैटिट्यूड और एट द पोल्स। 2012 में आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया नॉर्मल रेन, ड्रॉट प्लान को लेकर आए, ठीक है, तो इसको चेक करा गया। इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी की बात की जाए तो नन ऑफ द इंडियन रेडियोज जो सोनेट्स हैं WMO सर्टिफाइड नहीं है, समझ रहे हो आप, तो उसके बाद ये भी प्रॉब्लम है। फिर ओवरऑल जो डेटा एआई मुझसे निकल कर आ रहा है, उनके पास ना फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास लोकल लेवल का डेटा नहीं है। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया था कि आपके हिमालय में 9577 जो ग्लेशियर्स हैं, उससे ज़्यादा ग्लेशियर्स बताए, ठीक है, स्टडीज़ की गई तो कवर पता चला लेस देन 30 को ही ग्लेशियोलॉजिकल स्टडी करी गई है। अब ये डेटा की कमी आ गई। डेटा की जब कमी होगी तो आप कैसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना पाओगे? देखो, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेटा ही नहीं होगा तो आप क्या एनालाइज करोगे, कैसी प्रिडिक्शन दोगे? तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि सबसे पहले ना आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और फिजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करो, यानी कि मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन देनी है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर 2 अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। एक लैंड एटमॉस्फेयर इंट्रैक्शन है, एक कन्वेक्टिव पैरामीटराइजेशन है, कि हाउ डिफरेंट क्लाउड्स आर ट्रीटेड इन वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स। ये सारा आपको करने की ज़रूरत है। फिर ये कह रहा है कि ना 3D ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत है अर्थ सिस्टम में हमें।
अगर हम 3D का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो मानसून का है वो भी हम उसको भी ईजी कर पाएंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम को तो इन्हांस हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट चेंज से बचना चाहते हैं ना, तो उसके हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को जानने के लिए अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें ना लास्ट माइल कनेक्शंस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी फॉरकास्टर और यूज़र के बीच में गैप आ रहा है, तो एट मैनी टाइम्स यूजर्स डू नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाट द फॉरकास्टर स्पीक। तो फॉरकास्टर्स भी अवेयर नहीं हो पाते कभी कभी कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मामला है। फिर लिवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML है, तो उसको भी वेदर मॉडल्स में लाया जाए ताकि डेटा जो भी अवेलेबल है उसको ध्यान से प्रोसेस किया जा सके, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिशन मौसम और IMD की सारे कंट्रीब्यूशन और क्या और IMD कर सकती है जिससे बेहतर परफॉर्म हो, वो हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने आगे की टॉपिक पर, जिसका नाम है इंडिजीनियस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन के बारे में। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंट होने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए हम अपने देश में ही हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बना रहे हैं। तो इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन रन ट्रेन इंजन 1200 हॉर्स पावर को डेवलप करने का अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो कह रही कि ओनली 4 कंट्रीज़ हैं अभी तक जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को चला रही हैं। जर्मनी फर्स्ट नंबर पे, फिर फ्रांस, स्वीडन और चाइना है कि 500 से 600 हॉर्स पावर के उससे कैपेबिलिटी पे प्रोड्यूस कर रही हैं। ऑल हाइड्रोजन जो पावर्ड रेल व्हीकल्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उसको हाइड्रेल बोल रहे हैं, जहाँ पर फ्यूल जो है ट्रैक्शन मोटर्स ऑक्सिलरी सिस्टम ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद ना ये ना फ़ायदा क्या होता है, अगर ये ना हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंजन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद ट्रेन होती है ये वाली। इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनें हैं ये। कौन सी? हाइड्रोजन वाली। क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए आपके लिए बहुत पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ओवरहेड गेंट्रीज बनाने में, पावर केल तैयार करने में बहुत, जबकि इस हाइड्रोजन वाले ट्रेन इंजन में ये सब की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। अभी कह रहा है जो भारत अपना हाइड्रोजन इंडिजिनस ट्रेन बना रहा है, इसको डिज़ाइन कहाँ कर रहा है, कह रहा है लखनऊ के अंदर इसका रिसर्च डिज़ाइनर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। मैन्युफैक्चर इसको कर रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। बैकग्राउंड ये है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट 2023 में ही चलाया था। इवन आपको पता होगा, अगर आपको बजट याद है 2023-24 का, तो उसमें अनाउंसमेंट हुई थी सरकार की तरफ से कि हम ना अलॉट करेंगे फंड और 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स बनाएंगे। तो एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स वगैरह, और इसका जो ट्रायल रूट है वो जिंद से लेके सोनीपत हरियाणा में इसका ट्रायल रूट लिया जाएगा। तो सारी जानकारी बड़े ध्यान से सुनना, काम आएगी आपके। फिर हाइड्रोजन और इकोसिस्टम की बात करें तो हाइड्रोजन जो है सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट है एंड यूनिवर्स में बड़ा आसानी से मिल जाता है। इसका एक प्रोटॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, ख़त्म मामला। और बहुत अबेंडेंट मात्रा में, ये डायटोमिक मीनिंग में 2 एटम्स होते हैं इसके पास, आपको भी पता है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो हाईली रिएक्टिव है, और जब भी किसी एलिमेंट से मिलेगा बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, हाइड्राइड्स बना लेगा, ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा, रिडक्शन लूज करेगा, और गेन इलेक्ट्रॉन करेगा टू फॉर्म हाइड्राइड और आयन बना लेगा। नोन फॉर फॉर्मिंग एसिड भी बनाता है, आपको पता है। जब भी ये नॉन मेटल्स के साथ मिलता है तो ये एसिड भी बनाता है। क्लोरीन के साथ मिलता है तो आपको समझना, क्लोराइड के साथ या क्लोरीन के सल्फर के साथ जब भी मिलता है तो एसिड बना लेता है ये। आइसोटोप्स उसके प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी है, जिससे ना देखो हाइड्रोजन को भी समझो आप, इसको प्रोडक्शन मेथड या ग्रीन हाउस फुटप्रिंट कैसे मिलता है। प्रोड्यूस करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस लगाया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, फीड स्टॉक और एनर्जी सोर्स क्या है। देखो अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन जब भी निकाला जाता है तो वो रिन्यूएबल तरीके से निकाला जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस फुटप्रिंट मिनिमल है, ठीक है। पिंक हाइड्रोजन का मतलब है न्यूक्लियर की मदद से निकाला जा रहा है हाइड्रोजन को, तो वो भी मिनिमल है। येलो हाइड्रोजन का मतलब है कि मिक्स्ड ओरिजिन ग्रिड एनर्जी, इसमें मीडियम है। ब्लू का मतलब है नेचुरल गैस और कोल से निकाल रहे हो, तो ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट लो है। टर्क्विज हाइड्रोजन है तो उसके लिए आपने क्या बोला, नेचुरल गैस के फॉर्म में आप निकालते हो, मिनिमम टू लो है। यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस मीडियम। ब्राउन का तो कोयले से, ब्राउन हाइड्रोजन सबसे बेकार माना जाता है निकालना, क्योंकि उसको आप कोयले से निकालते हो, इसमें ग्रीन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा हाई है।
ब्लैक के लिए ब्लैक, कोयले से एकदम ब्लैक और ब्राउन सबसे बेकार माने जाते हैं। बायोमास के लिए पोटेंशियली नेगेटिव भी माना जाता है। अभी कह रहे हैं कि प्रोडक्शन वाई फॉसिल फ्यूल्स की मदद से आप कैसे निकालते हो। तो देखो जी, ऑटो थर्मल रिफॉर्मिंग होगी, स्टीम जलेगा, मीथेन जलेगी या कोयला जलेगा, फिर पायरोलिसिस होगा, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से ना ये सारा का सारा मामला निकल कर आता है कि ग्रीन किससे कितना निकल रहा है। ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट कह रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे मिनिमल होते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ बायोमास ब्लैक हाइड्रोजन तक जाओगे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब ग्लोबली ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो। तो वर्ल्ड बैंक का 10 गीगावाट का आपका हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है आपका, वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रमोट कर रहा है क्लीन हाइड्रोजन को, क्योंकि क्लीन हाइड्रोजन से लो कार्बन एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी आप एक तरह से ये कह सकते हो। फिर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल भी है, इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी लीडरशिप प्लेटफॉर्म है ताकि कोलैबोरेट करा जा सके, हाइड्रोजन फ्यूल को एक्सेलरेट करा जा सके। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रल हाइड्रोजन इनिशिएटिव है, कोऑर्डिनेट किया गया बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा, इंडिया भी इसका मेंबर है। ग्लोबल प्रोग्राम फॉर हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री की बात है 2021 में किया गया ताकि चैलेंजेस वगैरह को दूर किया जा सके। फिर भारत में ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए गए जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन अच्छा हो, तो वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूसेज एंड एक्सपोर्ट। ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स तक 2030 तक कहा जा रहा है कि हम करेंगे। हमने ये भी इनिशिएटिव लिया कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बहुत देंगे। हमने पूरा इमिशन पूरा बता दिया, हमने ग्रीन की कैटेगरी बता दी, सारा बता दिया, गाइडलाइंस हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। हम स्टील की फैक्ट्री, शिपिंग की फैक्ट्री में भी हम कह रहे हैं हम ना ग्रीन हाइड्रोजन को ही यूज़ करेंगे। लेकिन इतना आसान सफ़र नहीं होता है ये, देखो चैलेंजेस भी लेकर आता है। और डाइवर्स एप्लीकेशन है, हाइड्रोजन बड़ा ज़बरदस्त है, एनर्जी पैदा करता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, मेडिकल सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, न्यूक्लियर पावर, स्पेस के लिए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो हाइड्रोजन को कम मत आंकना आप, हाइड्रोजन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसको अडॉप्ट करना एज अ फ्यूल में चैलेंज है। सबसे बड़ी बात, इसका जो रॉ मटेरियल है ना, जो जैसे देखो इसके जो मेटल्स होते हैं, प्लेटिनम, इरिडियम, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं फ्यूल सेल के, और इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है। याद रखना, इसके रॉ मटेरियल्स के लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत बहुत हाई होती है। फिर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन जो है वो नेचुरली नहीं होता है, आपको इसमें से पानी में से सेपरेट करना पड़ता है या कार्बन फॉसिल फ्यूल द्वारा इसको सेपरेट करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। फिर ये स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है। ग्रीन हाइड्रोजन अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी, उसमें फिर पैसा खर्च होगा। हाईली इन्फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन गैस अगर हवा में छोड़ी आपने 4 to 75%, बस सेफ्टी कंसर्न शुरू, जल जाएगा पूरा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की स्टोरेज कहाँ करोगे भाई, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको स्टोर करना एज अ लिक्विड या हाई प्रेशर एनर्जी इंटेंसिव में रखना, बड़ा पैसा उस पर भी खर्च होगा क्योंकि स्टोरेज की मुसीबत आएगी। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि सरकार को ना इसीलिए चाहिए कि जो भी इस पे इन्वेस्ट लगा रहा हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, इन्वेस्टर हो, उसको सपोर्ट और इंसेंटिव दे। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रैपिडिटी बढ़ाने के लिए भी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सरकार को ये चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करे। फिर उसके बाद जनरेट करें डिमांड फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन की डिमांड को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में बढ़ा दें। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में है। स्केल अप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, यानी ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन है उससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ेगा। यानी कि सितंबर 2023 में भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया विद सऊदी अरबिया, ताकि हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब की फील्ड कैपेसिटी भी तैयार हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है 5.4, जिसमें हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है ये। इसमें हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ, न्यूज़ में ये क्यों रही, समझो इसका कारण भी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किया 4th एक्सटेंशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट टू कंप्लाई विद सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन नॉर्म्स। क्या करा है मिनिस्ट्री ने, 4th एक्सटेंशन दी है थर्मल पावर प्लांट वालों को कि भाई साहब सल्फर डाइऑक्साइड को ऐसे यूज़ करना है जो इमिशन नॉर्म्स बने उसी हिसाब से। कह रहा क्या है, क्या डेडलाइन है,
थर्मल पावर प्लांट्स की समझते हैं। इनकी नोटिफिकेशन गाइडलाइन तो आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी थी। 2022 का नोटिफिकेशन आप पढ़ो तो बोला था कि जो भी सल्फर डाइऑक्साइड के कंप्लायंस है फॉर नॉन रिटायरिंग टीपीपीज उसको अनाउंस करा गया। फिर न्यू कैटेगरी कंप्लायंस बनाए गए, डेडलाइंस बनाई गई। फ्यूल गैस डिसलरिफिकेशन प्लांट है, उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया फ्रॉम फ्लू गैस। कैटेगरी ए बी सी है। कैटेगरी ए में क्या बोला गया, इंक्लूड प्लांट जिसमें कि 10 किलोमीटर का रेडियस है एनसीआर या सिटीज़ में। कैटेगरी बी में है कि प्लांट आपका अगर तो 10 किलोमीटर के रेडियस में है क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया में, तो भी क्या करना है। कैटेगरी 3 में है कि इंक्लूडेड ऑल रिमेनिंग प्लांट्स। तो ऐसे कैटेगरी बनाई हुई है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, बॉयलर फर्नेसेस वगैरह को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिस्ट्री ने 2015 के अंदर ही, भारत ऐसा पहला इमिशन नॉर्म्स वाला बन गया था जिसमें हमने सबसे पहले यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और मरकरी कंट्रोल पे हमने काम किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल किससे बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मरकरी का। इन सभी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 2015 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। फिर 2017 में क्या बात हुई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 7 साल का एक्सटेंशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भाई इसको तो 2022 से शुरू किया जाए, तो वो उसको पहले दे दिया 2022 के अंदर। अब आप सोचो सल्फर डाइऑक्साइड की इतनी चर्चा चल रही है, आप ये समझो सल्फर डाइऑक्साइड कितना खराब मामला है इसके साथ। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कफिंग की, अस्थमा के अटैक पड़ सकते हैं। इतना गंदा रेस्पिरेटरी इशू देता है सल्फर डाइऑक्साइड। आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। एसिड में रेन में चला जाए तो पूरे जंगल के जंगल खराब, फसलें खराब, सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, मटेरियल डैमेज होता है। अब आप देखो ना, ताजमहल क्यों अफेक्ट हुआ, उसकी फैक्ट्री जो आसपास है, इसीलिए तो उसका ताजमहल का कलर थोड़ा सा पेल पड़ गया वाइट की जगह। फिर विजिबिलिटी इफेक्ट है, तो हेज़ बहुत आता है इसकी वजह से। इससे आपको ना विजिबिलिटी कम हो जाएगी, दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि धुआं धुआं सा रहेगा आपके एनवायरनमेंट में। तो सोर्सेज क्या होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, वोल्केनो 67% सोर्स है। फिर एंथ्रोपोजेनिक कारण भी कम नहीं है। हम कोयला जलाओ, हैवी फ्यूल आप ऑयल जलाओ, थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्री जलाओ, पेपर का इंडस्ट्री में, फॉसिल फ्यूल में, पेट्रोल की रिफाइनिंग में, इन सभी जगह पर आप समझ लो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमें इतने सारे रोग देता है, सोचो आप। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ तो रेगुलेशन लगाए होंगे ताकि सल्फर डाइऑक्साइड को रेगुलेट करा जा सके। तो कह रहा है 1981 से ही एयर प्रिवेंशन कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट आया, सीपीसीबी एसपीसीबी बनाया गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी यही बोला गया। जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत मेजर पोल्यूटेंट है, इसको रोको। BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड को अपनाने का कारण ही यही था कि सल्फर कंटेंट कम करो फ्यूल में से। फिर नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। समीर ऐप है, सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर हमारा बहुत ध्यान है कि हम एयर पोल्यूशन को कम करें। तो वे फॉरवर्ड में यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्टनेस करने की ज़रूरत है थर्मल पावर प्लांट्स के साथ, बहुत ज़रूरत है कि देयर शुड बी नॉट बी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइंस फॉर इंस्टॉलिंग। जो भी आपको फ्यूल, जो हमारा जो ग्रिड मीटर है, उसको पूरी तरह से तैयार करने की ज़रूरत है। फिर फ्यूल क्लीनिंग की ज़रूरत है। फ्यूल क्लीनिंग के साथ साथ दो पॉइंट इन्होंने वो कर दिए हैं, बार बार एक ही पॉइंट है ये, ठीक है। शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज, जो भी आपके सोर्सेज हैं आप कोशिश करो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जल्दी से जल्दी लाओ, क्योंकि वो बहुत हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक कमाल का काम मिनिस्ट्री ने किया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, कि उन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया है। समझो क्यों बनाया, क्या कारण है, क्यों हल्दी को इतनी विशेषता दी जा रही है, समझते हैं। यहाँ देखो शादियों में तो दी जाती है, वैसे हल्दियों की इम्पोर्टेंस क्या है समझते हैं। याद रखना, टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन स्पाइस कहते हैं। हेडक्वार्टर्स बनाया गया इसका निजामाबाद तेलंगाना में। और इसमें ना देखो, हम पता है क्या बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये ना ग्रोथ बनाने की कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंट ग्रोथ हो टर्मरिक सेक्टर में। क्यों समझते हैं? इसके लिए ना एक पूरी मिनिस्ट्री तैयार की गई। मिनिस्ट्री के अंडर ही इसके अंदर कॉम्पोजिशन तैयार किया। इसका चेयरपर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा, मेंबर इसमें आयुष के, फार्मर एंड एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल के सब बंदे होंगे। और सीनियर स्टेट, यहाँ 3 स्टेट से कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव रोटेशन वाइज जाएंगे। टर्मरिक फार्मर, एक्सपोर्टर, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, सब कुछ, मतलब ये सारा कॉम्पोजिशन है। सारे लोग ना, जब भी कोई बोर्ड बनता है तो फिर बनता है ना, लोग चेयरपर्सन होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, तो ये इस बोर्ड के अंदर लोग बैठेंगे।
इस बोर्ड को सबसे बड़ा मकसद जो है बनाने का वो ये है, टर्मरिक प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करना, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना, वैल्यू ऐड करना, क्योंकि अब्रॉड की मार्केट में बड़ी डिमांड है। इसकी पास साथ दिक्कत है, मतलब अच्छा पॉइंट है, टर्मरिक में ना मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हल्दी जो होती है, अब आप किसी चोट पे लगा दो, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। आप हल्दी वाला दूध पी लो, आपको अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में वो ठीक हो जाएंगी। लॉजिस्टिक्स के वाइज, ट्रेड के वाइज हम न्यू मार्केट इसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड इसका सेफ फॉर क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने बोर्ड बनाया है। अब टर्मरिक क्या है, देखो एक रिजोम है, गोल्डन स्पाइस, अंडरग्राउंड स्टेम है ये। एक क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए इसको, डाइवर्स ट्रॉपिकल कंडीशन चाहिए। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, टर्मरिक उग जाएगी। 150 मतलब 1500 भी पानी अगर बारिश गिर रहा है तो बहुत है। वेल ड्रेन्ड सैंडी और क्लीन लोम सॉइल में उगती है ये। एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये टर्मरिक, कॉल कुरकुमिन, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं सूजन आ जाए आप हल्दी का इस्तेमाल करिए, सूजन का दूर हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। ट्रेडिशनली आपको पता है स्किन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा लोग ये करते थे, हल्दी पीते थे। नेचुरल इंडिकेटर है इसका, चेंजेस कलर, अब आपके ऊपर हल्दी गिर जाए, आप उसको धोइए, वो पिंक कलर का होगा और बाद में एक हटता है वो कलर, उसका कलर चेंज होता रहता है। तो पीएचपी है इसका। टर्मरिक प्रोडक्शन भारत में अगर देखें तो एरिया अंडर टर्मरिक का जो कल्टीवेशन है वो 3.05 लाख हेक्टर्स है। 30 वेराइटी में हमारे यहाँ मिलती है। 70% ग्लोबल का टर्मरिक प्रोडक्शन भारत के अंदर है, इसीलिए भारत बोर्ड बना रहा है। तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये 63.4% टर्मरिक प्रोडक्शन करते हैं। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 62% शेयर है हमारा वर्ल्ड ट्रेड में। सोचो आप, लीडिंग कंट्रीज हमारी बांग्लादेश, इंडियन टर्मरिक कौन कौन से, हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पे हमसे लिया जाता है, यूएसए, यूएई, मलेशिया, बांग्लादेश, ये सभी हमसे मांगते हैं। और हमारे 3 राज्यों में जीआई टैग दिया है हमने हल्दी को। महाराष्ट्र में सांगली टर्मरिक, वैगॉन टर्मरिक है, तमिलनाडु में रोड मंजल, मेघालय में लैकाडोंग टर्मरिक, इन तीनों को मिला हुआ है जीआई टैग। तो सोचो आप क्या चीज़ है, इसीलिए ये बोर्ड का निर्माण किया गया है, बोर्ड को बनाया गया है। तो गाइस आज के लिए इतने ही, कल शॉर्ट्स कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।